सिग्मा और पाई दोबारा तब बता देना चाहिए था, पिछले वाले में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं बनाएंगे। सिग्मा और पाई मान चलना है कि तुम लोग पढ़ लेंगे या फिर घर पे बैठ करके एक वीडियो बना लेंगे। ये सिग्मा है और ये पाई है, क्या बात है। और उसका जो है कम समय का बनेगा, 15 मिनट में पढ़ा देंगे। अभी तुम लोगों से बकवास करने के चक्कर में ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे लिए तुम लोग को मान करके पढ़ाएंगे कि तुम लोग बैठे हो, तुम लोग को नहीं मानेंगे, बढ़िया में मानेंगे, मानना ही है। जब घर के बच्चों को मान करके पढ़ाना है कि अब इनको पढ़ा रहे हैं, तो या तुम लोगों का ये मान लेंगे कि हाँ ये इधर बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं, एक के दिन खाते उधर बैठे थे। चलो कौन बात, सबसे बड़ा एटम इसमें कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के एटम की साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। एटम की साइज ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? 3 पेन बस मुझे दीजिए फिर से, जादूगर ओपी शर्मा बनना पड़ा। ये एक एटम में आज नहीं बुलाएंगे किसी को, अगर कोई बना लिया हो तो आ जाए। किसी ने बनाया है ऐसा? किसी भी लड़के या लड़की ने ऐसा बना लिया हो तो आ जाए। और लड़के और लड़की बोलने पे कोई नहीं आता जब तक असली जेंडर इन सबों का ना बोला जाए। किसी लड़के या लड़की ने ये बना लिया हो तो आ जाए, आ जाओ। अच्छा, बाएं हाथ में ही बनाया है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अब मान लिया कि ये जो एलिमेंट है इसके एटम की साइज बड़ी है, इसके भी एटम की साइज बड़ी है, तो जब बड़ी है तो ये थोड़े से दूर दूर रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो सबशेल्स है खाली सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब मान लिया कि ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम की साइज क्लोरीन से छोटी है कि नहीं? छोटी है, तो जब ये अप्रोच करेंगे थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो इनकी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, जो पैरेलल ओवरलैपिंग है। पैरेलल ओवरलैपिंग होने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनना, पैरेलल ओवरलैपिंग होने के लिए ये जो ऑर्बिटल्स है, मान लिया ये px है, py है, pz है, तो py का नजदीक होना जरूरी है कि नहीं? सिग्मा तो चलो इतना दूर से बन जा रहा है, लेकिन पाई होने के लिए, पैरेलल ओवरलैप करने के लिए इनको नजदीक आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अच्छा, नजदीक आने के लिए इनके एटम की साइज छोटी होनी पड़ेगी कि नहीं होनी पड़ेगी? क्योंकि अगर एटम की साइज बड़ी है तो दूर दूर रहेंगी। बहुत तेज तो नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को भी तो सुनाना है, बहरे हैं, ठीक। और वैसे भी इसमें आवाज गूंजेगी, आज माइक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज क्लियर हो गया, एटम की साइज छोटी। अच्छा, ऑक्सीजन से भी छोटा कौन है? नाइट्रोजन। वो और छोटा हो जाएगा तो एटम की साइज क्या होगी? और छोटी हो गई। तो ये तो ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेगा, ये भी ओवरलैप कर जाएगी। यानी कि पाई बॉन्ड बनाने की, अब पाई बॉन्ड बनाने की एक कंडीशन हो गया हमारे पास। एक चीज क्लियर हो रही है कि एटम की साइज अगर छोटी है तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। बात समझ आ रही नहीं? क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो हम लोगों को जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे करनी पड़ेगी? ऐसे इंड टू इंड ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक। और ऐसे सिग्मा तो ऐसे दूर से ही ओवरलैप हो जाएगा, जो एकदम गवर्निंजा हो गया, ठीक है, सिग्मा तो ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल ओवरलैपिंग करानी है तो पैरेलल ओवरलैपिंग कराने के लिए ऑर्बिटल्स को नजदीक आना पड़ेगा। और जब ऑर्बिटल्स नजदीक आए कब आएंगी? जब उसके एटम की साइज क्या होगी? छोटी होगी। इसीलिए जो क्लोरीन है वो एक सिग्मा बनाता है, ऑक्सीजन छोटा है, बहुत छोटा है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? एक सिग्मा बना लेता है, एक पाई बना लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है वो और ज्यादा छोटा है, तो एक सिग्मा के साथ साथ 2 पाई बना लेता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे टाइप के बॉन्ड बनाता है, सिग्मा भी बनाएगा और पाई बनाएगा, वो यूनिक प्रॉपर्टी है उसके। हम लोग जो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जीओसी जिसको कहा जाता है, उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये चीज तो क्लियर है कि यहां सिग्मा बॉन्ड इंड टू इंड ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग, ये चीज क्लियर है, ठीक। अब 2-3 चीज समझते हैं, 2-3 चीजें आप क्लियर हो गए। मान लो एग्जाम में आ गया डिफरेंस, पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ऐसा है इसमें जो बहुत बड़ा केमिस्ट बनना चाहता है? मैं केमिस्ट का बहुत बड़ा जो है विद्वान बनूंगा, कब? कोई नहीं चाहता है। सब बस यही चाहते हैं कि केमिस्ट्री में
नंबर अच्छा, बस इतनी दरिद्रता सुदामा, इतनी दरिद्रता कहाँ है, पास हो जाए बस में। तो हम भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाए। समझ में आ रही बात नहीं? ये चीज याद रखो ना। बहुत आप लोगों को ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का प्रकांड विद्वान बना देना है, लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन आए तो आपके लग जाए। बस यही तुम भी चाहते हो, यही हम भी चाहते हैं। लेकिन हम तो वो काम करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको इस तरह सॉल्व करना, मेरा काम खत्म, तुम्हारी तरफ से फिर नहीं होता है। और तुम लोग इतने बड़े जाहिल हो कि तुम लोग को एक दिन पहले अगर क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो हाँ से टॉप कर जाएंगे, तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अरे पढ़ने की आदत होती है तो आदमी पढ़ लेता है, जब आदत ही नहीं है तो क्वेश्चन मिलेगा उसको भी नहीं पढ़ोगे, उसका पढ़ रहा हूँ। और यहाँ बाकी है, यहाँ फर्र नहीं चलता है। सुनो ध्यान से, अब सिग्मा और पाई में डिफरेंस, सिग्मा और पाई में डिफरेंस, ये एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है, आएगा जो भी अगले एग्जाम होने वाला है उसमें सिग्मा और पाई में डिफरेंस डेफिनेटली देंगे ही देंगे, कंफर्म है, चाहे पेपर हम बनाए चाहे कोई बनाए, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मजाल है 5 से 6 बच्चों के अलावा किसी का सही हो जाए, इसकी भी गारंटी मैं दे रहा हूँ। 70 अरे 2-3 नंबर का आएगा और कितने का आएगा। सिग्मा और पाई में डिफरेंस की बात करते हैं तो सिग्मा और पाई में पहला डिफरेंस तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेफिनेशन, ठीक। ये इसमें तो है वो इनटू एंड ओवरलैपिंग होती है, इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग। दूसरा डिफरेंस अब आप लोग बताइए। हाँ, दूसरा डिफरेंस आप में से कोई बताना चाहे बता सकता है? हाँ, सिग्मा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या होता है? वीक होता है, ठीक। तीसरा डिफरेंस कोई बताए? हमको बताना है, 5 कथा नहीं बांटना। तीसरा बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? अच्छी बात, बता सकते हैं। इसका एरिया और ओवरलैप एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। ओवरलैप एरिया इसका ज्यादा होता है, इसमें ओवरलैप एरिया कम होता है। समझ में आ रही बात? इट्स अ लैटिन लैंग्वेज, बोल रहा हूँ ना यार, अगर लिख रहा हो तो बोल रहा हूँ, रोक भी रहा हूँ, आराम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओवरलैप एरिया लैटिन है, भी लैटिन लैंग्वेज नहीं है, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। ये देखो इसका ओवरलैप एरिया देखो ज्यादा है, इसका ओवरलैप एरिया क्या है? कम है, ठीक। ओवरलैप एरिया समझ में आ रही बात? इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए सेम चीज है, तीनों लाइन का मतलब सेम निकल के आएगा, लेकिन देखना सीरियसली में कैसे पॉइंट हम लोग बढ़ा सकते हैं। तीनों पॉइंट मजबूती के बारे में ही बता रहा हूं। पहला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बता दिया ओवरलैप एरिया ज्यादा है, तीसरे बता देंगे कि इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, बात तो वही, लेकिन बढ़िया डिफरेंस इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें कम एनर्जी लगेगी। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्लियर हो गया? जनरली हम लोग डिफरेंस लिखते हैं 5, या तो 3 लिखेंगे या 5, क्योंकि मैं बहुत 3-5 बहुत करते हैं। तो जब 3 कर मेरे 4 हो गया, 5वें पर भी आ जाता है। 5वां क्या होता है? ध्यान से सुनना कि सिग्मा बॉन्ड में एक वर्ड है, हम लोग इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। आइसोमर्स का नाम सुना है? क्या होता है? नाम सुना है? आइसोमर्स का नाम बता दो, तो सुना है किसी ने?
इधर लड़कों में तो लोग सुने ही नहीं, याद नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, बता रहे हैं ये वाले पॉइंट में फिर से मुझे आप लोग लगेंगे, ये पॉइंट समझाने में आप लोग मुझे लगेंगे, कोई एक लगेगा बस। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि आइसोमर का मतलब क्या होता है। आइसोमर का मतलब होता है ऐसे दो कंपाउंड या दो से ज्यादा ले सकते हैं। अब फिर से क्वेश्चन चेंज करके कहना मत कि ये वाला तो याद था, यही पूछ रहे थे, ये तो पिछला मास्टर बताया था। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, हाँ, ट्रिपल एच को जानते हो कैसे मारता है? ट्रिपल एच जानते हो? ट्रिपल एच को नहीं? कुर्सियों से बेईमान आते हैं, कुर्सियों से चला मारता था WWE में, रेफरी बोल देता था उधर देखो, फिर कुर्सियां लेके मार देता। कहे थे जैसे बोले कि तुरंत याद आ जाएगा। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग, हालांकि वो एक तरह अलग डिफरेंट टाइप का आइसोमरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। लेकिन 10th में हम लोग वही पढ़ते हैं डेफिनेशन। 10th में जो डेफिनेशन पढ़ी हमने, ठीक है 10th में सिलेबस में है, पढ़ो क्या ना पढ़ो, ठीक। कार्बन एंड कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में आइसोमर है लास्ट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, ये आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर्मूला एक रहेगा, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे ये हमारा है C5H12, ये कंपाउंड है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम बताओ। अरे कंपाउंड का नाम बताओ, कंपाउंड का नाम बताओ मेरे भाई। तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो कहोगे हम लड़के हैं, हम मनुष्य हैं। अरे अपना नाम बताओगे। हाँ, कौन बोलिस? कौन बोला? सही बोला है, क्या बोले? पेंटेन जो बोला है वो सही बोला है। कौन बोला है पेंटेन? मर्दाना आवाज में इधर से कोई बोला है, तुम्हारा सुने हैं पेंटेन बोलियो, तुम भी सुने हैं, इधर से कोई पेंटेन बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, पेंटेन। लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते, वो तो हमें फॉर्मूला पता था कि CnH2+ होता है इनका, C5H12 है तो ये पेंटेन हो गया। लेकिन अगर CH3 CH2 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 CH2, इसमें कितने कार्बन लगेंगे बताओ, कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ, ठीक। यानी कि इसका फॉर्मूला ये हो गया। कोई समस्या? इसका नाम क्या है? किसी ने भी पढ़े हुए, पेंटेन। क्या बोल सकते हो उसको? अरे बोलो पेंटेन जोर से। क्या बात। इसमें कितने कार्बन गिनो? हाइड्रोजन कितने गिनो? इसका भी फॉर्मूला तो यही चल जाएगा, C5H12। इसका नाम क्या है? नहीं बताओ। 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये दोनों सेम कंपाउंड है क्या? अरे पेंटेन अलग है, 2-मिथाइल ब्यूटेन अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं, जिनका फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कह सकते हो कि अलग अलग है, ठीक। तो इसी तरह से आइसोमेरिज्म जो देखने को मिलता है बहुत सारा, एक होता है रोटेशनल आइसोमर्स, 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। क्लास 12th में तुम लोगों के है, लेकिन थोड़ा बहुत इतना हम समझा देंगे तुम लोगों को कि समझ में आ जाए। एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं, तुम्हारा फेवरेट अल्केन कौन सा है बेटा? एक अल्केन है C2H6, इसका नाम क्या है? क्या घपेन भपेन कर रहे हो? ए तो ये समझ में आ रहा है, इथेन। इथेन देखो भाई, इथेन है, यानी कि ये ऐसे लिखा था CH
CH3 CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इसका हेलो मोटो। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, CH H H CH, ठीक है, CH3 CH3, ऐसे समझ में आ रही बात की नहीं? कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, मुझे ये बताओ कौन सा बॉन्ड है? कौन पाई बोले गंदी सी आवाज में, सब सिग्मा बोलेंगे पाई, समूह लिखने वालों की आवाज में सब बोल रहे हैं सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा ही होगा, लेकिन ये प्रसादी मिले की तरह पाई। अब इसका स्ट्रक्चर समझाते हैं, 3 पेन दीजिए। ये है, और इस बार इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके लाओ, ये आसान है, इस तरह का। कोई एक लड़का या कोई एक लड़की इस तरह का स्ट्रक्चर बना के लाए, या फिर जो लड़का या लड़की ना हो वो भी आ सकता है, वो बुरा ना हो, नहीं लड़के और लड़की कोई भी आ सकता है, ऐसी बात ऐसी। आ जाओ बेटा, तुम जाओ, सुनो ध्यान, नहीं ये देखो, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री, और आई 90 और वो 180 हो जा रहा है, नहीं ऐसे देखो 120 120, ये देखो वाई बना है, क्यों बुद्धिहीन हो क्या तुम लोग? एक ठहरे से 3 ठहरे जो नहीं कर पा रहे हो। हाँ देखो, अब देखो ध्यान से, ये है हमारा, उधर गए का गड़बड़ा दी, अब इधर इधर ये हमारा C, ध्यान से सुनना, H H H C H H H, ये है इथेन का मॉलिक्यूल, और ये उसके बीच क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है? ये वाला पेन, पिंक वाला पेन क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक अगर ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच मिनिमम डिस्टेंस है, ये एक तरह का इथेन है। अगर ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? ऐसे कर दे तो ऐसे कर दें, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? बीच में आ गए। ये भी एक तरह का इथेन है। क्या दोनों इथेन पूरी तरह से सेम होंगे? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग होगी कि नहीं? इनको कहा जाता है दे आर रोटेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है? रोटेशनल आइसोमर। इसको कहा जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म, कवर कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। इसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड, जो एकदम बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन या रोटेशन पॉसिबल है, तभी ना। लेकिन अब यही मान लो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होता तो क्या ये संभव था? नहीं ना संभव था। अगर इसी में पाई बॉन्ड होता तो क्या ये रोटेशन संभव था? नहीं संभव था। तब रोटेशन हमारा, इधर देखो ध्यान से, तब ये रोटेशन संभव नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि सिग्मा बॉन्ड में, अब जाओ, सिग्मा बॉन्ड में ऑप्टिकल रोटेशन पॉसिबल होता है। यानी कि जो भी कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो रोटेशनल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन पॉसिबल है और इसमें नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये टोटल 5 पॉइंट हो गए। आप इन 5 पॉइंट में से कोई भी 2 या 3 पॉइंट याद कर लोगे, एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आएगा, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। बात में आ रही नहीं? तो ये क्या हुई? दूसरा तीसरा चौथा याद कर लोगे, वो एक ही है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, अरे तो पहला भी तो याद ही रहेगा, तब तो 5 हो गया। इसी को याद करना था, इसमें कुछ ये वैसे तो हैसियत के बाहर की चीज है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया?
आया दीपा? हाँ ठीक। अब इसके बाद इसी वैलेंस बॉन्ड थियरी में ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड परीक्षा करें आप, जल्दी एग्जाम में आएगा, लिख लो ऐसा करी, ठीक है। ब्रह्मक लकीर है, कोई काट नहीं सकता, कंफर्म है आएगा। और मजार है तुम लोग इसको सही करके आ जाओ, वो भी ब्रह्मा की लकीर है। और बहुत आसान प्रश्न देंगे दीपा की तरह निश्चित रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठी हुई है, न कापी है, न किताब है, न पेन है, न चिंता है, न फिक्र है, कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन सुनो, जनरली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब क्या? हाँ सही, हाइब्रिड का मतलब यही होता है जिसमें पेट्रोल है, पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो किससे चलने लगे? बैटरी से चलने लगे। दोनों का काम करे, बात समझाए कि दोनों की प्रॉपर्टी रखे। हाइब्रिड मतलब बीच का रास्ता। जैसे जनरली जो बच्चे खेती होती करते होंगे या उनके घर में कोई खेती करता होगा तो वो लोग जानते होंगे, धान होता है ना, हाइब्रिड धान ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बाबू, चावल है, बहुत अलग अलग रेट का आता है कि नहीं? एक क्या आता है भाई 25 रुपये किलो, रिक्शा वाले खाते, एक पचेगा नहीं, तुम लोग खाओगे तो पचेगा नहीं। फिर 35-36 आता है जो थोड़ा सा आदमी खा लेता है। फिर आता है वो 45-50 वाला मिड रेंज वाला जो जनरली आदमी सब लोग खाते हैं। फिर आता है 100 रुपया वाला, 120 रुपया वाला, जो जब फुफा उफा आते हैं तो एक मुट्ठी निकाल के बनाया जाता है कटोरी से, नाम फुफा भर के लिए, बाकी घर में रखा रहेगा। वो 120 रुपया वाला जो है जनरली फुफा लोग के लिए ही बनता है, घर में रखा रहेगा, उसको ज्यादा खाता भी नहीं आदमी। 40 रुपये किलो वाला चावल मिल जाए तो एक थाली खा के आओ, वही वैसा जैसे पड़े रहोगे, सोओगे हैं दीपा। लेकिन वही अगर 120 रुपया वाला किलो चावल रहे तो उसको चम्मच से हाथ से इतना छोटा और खाओ, पानी ज्यादा पियोगे, ढेर ना खा। तो अब देखो स्वाद आता है उसमें, महक आती है उसमें। अब क्या किया जाए? अब हम 120 रुपया वाला भी डेली नहीं खा सकते, अब 20 रुपया 25 रुपया वाला भी डेली नहीं खा सकते, क्योंकि 20 रुपया 25 रुपया वाला जो डेली खाता है वो उसको पचाने के लिए एक दवा लेता है, 40-45 रुपए की आती है, ठीक है, डेली शाम को दवा लेता तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। जितने अब आगे हैं समझ गए? हाँ पता नहीं तो वो चावल पच जाता है, वो चावल वो भी नहीं ले सकते तुम लोग पचाने के लिए, समझ आ रही बात कि नहीं? तब कृषि वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि ऐसा है, दोनों का वो पॉलन ग्रेन होता है ना, तो लेकर के मिक्स करके बीच का ऐसा रास्ता बनाया जाए जिसमें महक तो हो 120 रुपए किलो वाले चावल की, ठीक, स्वाद हो 120 रुपए वाले किलो चावल की, और मोटाई और साइज हो 20 रुपए वाले किलो चावल की। तो वही हम लोगों का 40-45 रुपए किलो वाला जो चावल आता है थोड़ा वो, उसमें वही हाइब्रिड वाला निकाल और फिर वही चावल चारों जगह हर जगह चलने लगा, ठीक। अच्छा अब सुनो, ये सब जानवरों में भी बहुत होता है। जैसे गाय हमारे यहाँ होती है तो हमारी देसी गाय होती है, थोड़ा कम दूध देती है, तो गायों का हाइब्रिडाइजेशन, स्विट्जरलैंड की गाय थी और हमारे यहाँ की जो गाय थी उनका हाइब्रिड गाय निकाले जर्सी गाय, जिसमें क्वालिटी तो रहेगी वहां वाली स्विट्जरलैंड वाले गाय की, नहीं अमाउंट वहां का और क्वालिटी हमारे वहां, ठीक। जैसे गधा होता है, बेवकूफ बैल, गधा बैल कैसे होता है? गधा तो गधा होता है, ठीक। और घोड़ा क्या होता है? ताकतवर होता है, ठीक।
घोड़े से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। और गधे से जबरदस्ती काम करवाने से तो ताकत नहीं होती उसके अंदर, तो उसका बीच का हाइब्रिडाइजेशन करा के निकाले खच्चर। कहे इसमें ताकत तो घोड़े की रहेगी, बुद्धि गधे की रहेगी, कौन काम करवाओ इससे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इस चीज को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे कि सर जी ये केमिस्ट्री में कहाँ आप बायोलॉजी को जोड़ दी? तो मेरे बद्री रामपाल जी ने हमको ये सब चीजें बताई। बद्री रामपाल जी जानते हो, मेरे बायो के टीचर थे, ठीक। तुम लोगों के बद्री रामपाल ने तुमको बताया कि नहीं?